हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजिन टाइम्स कोचिंग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज भी मैं एक चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है कि राष्ट्रपति। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस, अलग अलग जीके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेने के बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा दावा है। और हम लोग इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले एक में इसके बेसिक जानकारी को और दूसरे इसके शक्तियों को, राष्ट्रपति के शक्तियों को अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति से जो जुड़े अन्य क्वेश्चन है उसके अलग अलग अनुच्छेद है, अलग अलग विधि से पूछे जाते हैं, उसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर ये समझ में आता है तो निश्चित रूप से कमेंट में आप बताएं और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप इसे सीख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति आज का जो हमारा चैप्टर है, इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो मैंने डाला था कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तो उसको पढ़ें क्योंकि कार्यपालिका का चैप्टर का ये पहला पार्ट है। ठीक है, तो इसमें 3-4 पॉइंट में हम पढ़ेंगे, फिर विधायिका, फिर न्यायपालिका में आएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे इस तरह हम खत्म करेंगे। उससे पहले कुछ आर्टिकल मैं आपको बताया था जो 2 पार्ट में था, उसे भी आप जरूर देख लीजिए क्योंकि वहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आर्टिकल्स जो हम पढ़ाने वाले हैं इसको पढ़ने वाले भी आपको मदद मिलेगी। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं जिसका नाम है राष्ट्रपति। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रपति क्या है। तो हमारे यहाँ 2 स्तर के व्यवस्था की गई है। ठीक है, संघ और राज्य, और दोनों ही स्तरों पर सरकार का गठन किया जाता है। ठीक है, दोनों ही स्तरों पर सरकार बनाई जाती है। ठीक है, तो संघ स्तर पर जो सरकार बनती है उस स्तर के सरकार पे जो कार्यपालिका का जो हेड होता है वो होते हैं राष्ट्रपति। ये भारतीय संविधान में ये सबसे वरिष्ठ और सबसे सर्वोच्च पद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 पॉइंट सबसे पहले बनते हैं। वो बनते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय को। और संघ के कार्यपालिका का हेड कौन होता है, ये प्रधान कौन होता है, वो होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो लेकिन वास्तव में ये अपने शक्तियों का बहुत ही कम प्रयोग करते हैं क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। कई बार होता है कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो जब वास्तविक शब्द लगा दें तो वो हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री, ये वास्तविक हेड के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कार्यपालिका के हेड राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, केवल वास्तविक शब्द से शब्द के कारण ही ये वर्ड बदल जाएंगे। तो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद और उनसे पॉइंट जुड़े हुए। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 52। इसमें राष्ट्रपति के पद अर्थात पोस्ट के संबंध में जानकारी दी गई कि भारत के कार्यपालिका का हेड होगा जिसे हम लोग राष्ट्रपति के नाम से जानेंगे। ठीक है, और 53 में क्या कहा गया है, कार्य एवं शक्ति। तो राष्ट्रपति जो महत्वपूर्ण पद है, जो सबसे कार्यपालिका का हेड है, उसके पास बहुत सारे शक्ति प्रदान किए गए। इसको लेकर के हम अगले वीडियो में जितने भी शक्तियां हैं उन्हें क्रमबद्ध रूप से हम पढ़ेंगे ताकि उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन कोई छूटे ना। फिलहाल इन सभी पॉइंट को हम डील करेंगे। अब आते हैं 54। याद करेंगे तो सबसे पहले 3 अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। 52 में पद का वर्णन है, 53 में इनके कार्य एवं शक्ति का वर्णन है, और 54 में अर्थात 54 में इनके निर्वाचन का वर्णन है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होते हैं। प्रत्यक्ष विधि में होता है जब जनता सीधे तौर पे अपने नेतृत्वकर्ता का चुनाव करती है। जैसे हम लोग सांसद का चयन करते हैं, विधायक का चयन करते हैं, ये प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। लेकिन जब इनडायरेक्ट रूप से अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से होता है तो उसका चुनाव का उदाहरण राष्ट्रपति महोदय द्वारा होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा जनता सीधे तौर पे वोटिंग नहीं करती, बल्कि इसके जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं जैसे सांसद, विधायक, ये जाकर के चुनाव करते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन चुनाव में भाग ले सकते हैं, उनको कहते हैं निर्वाचक मंडल। क्या कहते हैं, निर्वाचक मंडल। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल से तात्पर्य है कौन राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने जाएंगे। तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है कि हम लोग इसे 4 पॉइंट में याद रखेंगे। ठीक है, पहला हो जाएगा लोकसभा,
दूसरा हो जाएगा राज्यसभा, तीसरा हो जाएगा विधानसभा और चौथा हो जाएगा दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभा। ठीक है, दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभा। ठीक है, इसे याद रखेंगे। 4 पॉइंट में मैंने लिखा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने शॉर्टकट में क्यों लिखा। चलिए इसको गौर करते हैं। सबसे पहले केंद्र स्तर पर 2 देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा जो होते हैं उनके सदस्यों को इसमें वोट देने का अवसर मिलता है। फिर आते हैं जो राज्यों की विधानसभा होते हैं उनके सदस्यों का वोट देने का अवसर मिलता है। लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश भी ऐसे हैं जहां विधानसभा का गठन किया गया है, तो इनके भी सदस्यों का वोट देने का अवसर मिलता है। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात इस पॉइंट में है वह है कि केवल निर्वाचित सदस्य, क्या होगा, केवल निर्वाचित सदस्य। यहाँ यही क्वेश्चन फंसाएंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग लेते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। याद रखने वाली बात एक और यह है कि विधान परिषद जो सभी राज्यों में है भी नहीं, केवल 7 राज्यों में, इसको इसमें वोट देने का अवसर नहीं मिलता है। तो ये याद रखना है कि ये और भी आसान है कि कैसे इसको याद कर सकते हैं कि चूंकि ये सभी राज्यों में नहीं है, इसलिए अगर अवसर भी दिया जाए तो कहीं ना कहीं कुछ राज्यों को बेनिफिट मिल जाएगा जो कभी भी पंक्चुअल नहीं है। ठीक है, तो हमारे वहाँ जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें सभी राज्यों को समान रूप से भागीदार बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में विधान परिषद को अवसर नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया निर्वाचक मंडल। उम्मीद करते हैं निर्वाचक मंडल याद हो गए होंगे। निर्वाचक मंडल अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने वाले लोग, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति। ये निर्वाचन की रीति जो है ये अलग पद्धति, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हम दूर करते हैं। ठीक है, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो निर्वाचन की रीति में 2 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले ये रखना है कि यहां से है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, क्या है, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है। ये भी कह सकते हैं समान प्रतिनिधित्व द्वारा प्रणाली। इसमें क्या होता है, संघ अर्थात राज्य, ठीक है, अर्थात उसके विधानसभा, दोनों को समान वोट मिलता है। अब चूंकि संघ में लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की संख्या कम है, अगर हम वोट देने वाले सांसदों की संख्या देखें तो 776 होते हैं, और राज्यों में विधायकों की संख्या देखें तो 4120 होते हैं। ठीक है, अब क्या ये दोनों को समान अवसर दिया जाएगा, तो वोटों की संख्या राज्य की अधिक हो जाएगी और संघ की कम हो जाएगी, इसलिए दोनों के मध्य बराबर रखे जाएं। और इस क्रम में वोट वैल्यू अलग अलग रखे गए, तो उसी को देखते हैं कि इनका वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग देखेंगे। वोट वैल्यू निकालने के लिए एक विधायक का मत बराबर, देखिए एक विधायक का मत बराबर होता है उस राज्य की कुल जनसंख्या। ध्यान से देखिएगा कि मतलब हमें वोट निकालने का तरीका कैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक विधायक बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इसमें निर्वाचित वर्ड लगाते रहेंगे क्योंकि हर जगह निर्वाचित शब्द आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब मान के चलते हैं यदि किसी राज्य की जनसंख्या सपोज दैट इतनी है, अगर सपोज दैट 1 लाख है, ठीक है, तो अगर मैं इसे कट कर दे रहा हूं तो बचेगा 1000। ठीक है, तो ये जो संख्याओं को छोटा रखा गया
ताकि आंकड़े आसानी से एकत्रित किए जा सके, उसे काउंट किया जा सके। इसीलिए एक विधायक के मत में क्या किया जाता है कि उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य गुणे 1/1000, ठीक है। इसे डिवाइडेड हम कर सकते हैं, इसे जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। एक विधायक का मत बराबर होता है उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य गुणे 1/1000, ठीक है। और इस तरह से एक विधायक का मत वैल्यू हम निकालते हैं, जो लगभग सभी राज्यों के एक विधायक का मत वैल्यू समान ही होता है। अब हम निकालते हैं एक सांसद का मत, उसको भी बताते हैं कैसे निकालते हैं। मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, दोनों का हम क्या निकालते हैं, ये जो विधायकों का मत निकाले हैं उसको लिखेंगे एक सांसद बराबर कुल विधायकों का मत मूल्य, ठीक है, बटे कुल विधायकों का मत मूल्य बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या, ठीक है। इसमें याद रखिएगा, इसमें 1000 से गुणा भाग नहीं करना, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से ये मत मूल्य निकाले जाते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो भारत में लोकसभा से 533 सदस्य निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा से 233 होते हैं, और इस तरह से 776 सांसद वोट देने जाते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और विधानसभा जो पूरे देश में फैले हुए हैं उनमें देखें तो 4120। तो कोशिश यही किया गया कि विधायकों का मत मूल्य कम रखा गया, अर्थात ये 4120 लोगों का मत मूल्य और इधर केंद्र का 776 का मत मूल्य लगभग बराबर होता है। ये दोनों मिलाते हैं तो लगभग एक समान मत मूल्य हो जाते हैं। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 10 लाख से ऊपर मत मूल्य होता है, जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक पॉइंट कि समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है, यानी इसमें राज्य का अनुपात सेम होता है। और इसमें एक वर्ड और यूज किया जाता है जिसे आप याद रखेंगे, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, ठीक है। क्या है? एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है। एकल संक्रमणीय, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल मतलब एक होता है, हस्तांतरणीय मतलब उसको देना होता है, मत पद्धति मतलब होता है एक व्यक्ति अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के बदले में वोट करता है। तो ये पद्धति राष्ट्रपति के चुनाव में यूज होता है, जैसे कि एक विधायक अपने पूरे विधानसभा के जिस विधानसभा से जुड़ा हुआ है उसके बदले वो वोट करता है। तो वो वोट राष्ट्रपति चुनाव में बार बार आएंगे और यहाँ पे फंसाते हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में 2 वर्ड और यूज होते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है और गुप्त रूप से चुनाव होता है, ठीक है। तो गुप्त रूप द्वारा चुनाव दिया जाता है। हालांकि सभी पार्टी ये पहले से तय रहता है कि किससे चुनाव देना है या मत नहीं देना है, यानी जब सांसद या विधायक जाते हैं तो गुप्त रूप से देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद रखते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक विधायक का मत कैसे निकालते हैं और एक सांसद का मत कैसे निकालते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये काफी मैंने डिटेल में यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। इसी रीति से जुड़ा हुआ 1-2 पॉइंट और हम देख सकते हैं, जैसे जहां हम लोग देखते हैं कि एक सांसद और एक विधायक कैसे विजयी होते हैं। अगर उसमें 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं A, B, C, D, तो जिसमें सबसे ज्यादा मत मिलता है वो जीत जाता है। लेकिन उसमें एक फिक्स कोटा होता है, अर्थात इतना लाना अनिवार्य होता है, और वो क्या होता है, कुल वैध मत कोटा बराबर कुल वैध मत बटे 2 + 1, अर्थात 50% से अधिक, यानी एक अधिक या 2 अधिक जितना हो जाए। तो कम से कम 50%। यदि आप नहीं लाते हैं
तो आपको चुनाव में जीत नहीं दी जाएगी। तो क्या किया जाएगा ऐसे कंडीशन में? क्या फिर से चुनाव होंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक विशेष रीति होती है। ये सारे के सारे, ये सब हम 55 का डील कर रहे हैं, याद रखिएगा। ये इसके तहत एक विधि होती है, वरीयता क्रम दिया जाता है, ठीक है, वरीयता क्रम दिया जाता है। जैसे ए बी सी डी, ये 4 लोगों ने चुनाव में भागीदारी लिया, ठीक है, और मुझे पसंद है बी, तो इसे मैंने 1 नंबर वरीयता दी और मैं चाहता हूँ बी चुनाव जीत जाए। यानी बी ना जीते तो वरना ए को जीतना चाहिए, और ए नहीं जीत पाया तो सी को जीतना चाहिए, और सबसे लास्ट में डी जीतना चाहिए। अब क्या होता है, पहले चरण के मतगणना में केवल जिन जिन लोगों ने 1 मत मिला यानी पहला नंबर मिला है, प्रथम वरीयता मिली है, उनका काउंटिंग की जाती है। और इसी क्रम की काउंटिंग में 50% पूरा हो जाता है, तो दोबारा क्रम की काउंटिंग जरूरत नहीं पड़ती। यानी पहले चरण में ये काउंटिंग अगर 50% मत नहीं प्राप्त होता है तो दूसरे चरण की मतगणना की जाती है। इसमें जो सबसे कम मार्क्स लेते आते हैं उन्हें हटा दिया जाता है, फिर दूसरे क्रम के जो मार्क्स जो है उनको जोड़ा जाता है, और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को 50% पूरा ना हो जाए, ठीक है। तो इसी में आप ऑब्जेक्टिव बैठे होंगे कि वीवी गिरी जो दूसरे चरण के मतगणना में राष्ट्रपति चुने गए थे, तो ये दूसरे चरण की मतगणना होती है, अर्थात पहले चरण में 50% प्राप्त नहीं कर पाए थे और दूसरे चरण में कर गए, और दूसरे में भी नहीं कर पाते तो तीसरे में उनका होता। लेकिन जब तक 50% पूरा नहीं होता तब तक क्रमशः इनका मतगणना जारी होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति थी, याद रखिएगा। ये अनुच्छेद 55 का सारा मैंने डील किया है, ठीक है। 56 में पदावधि है। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, और ये कार्यकाल का प्रारंभ होता है जिस दिन वो शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक है, शपथ ग्रहण करते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक राष्ट्रपति कब तक अपने पद में बने रहते हैं, जब से उन्होंने चुनाव जीता, या जब से उन्होंने नॉमिनेशन लिया, या जब से उन्होंने पद ग्रहण किया। पद ग्रहण का मतलब होता है शपथ लेना, ठीक है, यानी उसका मतलब होता है कि अपने जगह पे आ जाते हैं, इसलिए इनको अगले 5 वर्ष तक इस पद पे बने रहते हैं। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। यदि इस बीच में अगर त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। अगर उन्हें कार्यकाल के बीच में कभी भी त्याग पत्र देना है तो वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपेंगे, ठीक है। तो ये था अनुच्छेद 56। अब आते हैं 57 में, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन, ठीक है। अब यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें अन्य संविधान, कई देशों के संविधान से अलग करता है। जैसे भारत में जो राष्ट्रपति का पद है उनके पुनर्निर्वाचन के संबंध में कोई तय सीमा निश्चय नहीं की गई है, अर्थात एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बनेंगे इसकी कोई तय सीमा नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तय सीमा नहीं होने का तात्पर्य है एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़े हो सकते हैं, जीत सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। पुनर्निर्वाचन का मतलब यहाँ पर सीमा तय नहीं है, एक व्यक्ति चाहे जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकते हैं। हालांकि अभी तक सबसे लंबे कार्यकाल अर्थात 2 बार बनने वाले हमारे राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं, उसके अलावा अन्य किसी को अवसर नहीं मिल सका है, ठीक है। वही बात कर ले यूएसए या कई देशों में संविधान के, वहां पे सिर्फ 2 ही बार बन सकते हैं अधिकतम, एक बार एक व्यक्ति अधिकतम 2 टर्म के लिए ही राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। अब आता है 58 योग्यता। ये काफी इंटरेस्टिंग है, याद रखेंगे। अब इन तीनों अनुच्छेदों को हम याद करते हैं। 55 निर्वाचन की रीति, 56 पदावधि, 57 पुनर्निर्वाचन, और लास्ट में ये तीनों याद कर लेंगे। 58 में योग्यता, ये काफी इंटरेस्टिंग है और काफी आसानी से हम लोग याद करेंगे और कई क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होते हैं, ठीक है।
पहली योग्यता क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए पहली शर्त यह है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है? 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका, ठीक है। अर्थात मिनिमम एज क्राइटेरिया उसका क्या होनी चाहिए? बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो योग्यता में से निकाल करके पूछा जाता है। दैट मीन्स कि अगर 35 पूरा होने में एक दिन की बात की है तो आप राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़े नहीं हो सकते। पूरा कर चुका हो, यानी आप 35 प्लस ही होंगे तभी आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि कितनी उम्र तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। उसकी कोई सीमा तय नहीं की गई है, ठीक है। 70 उम्र तक, 150 साल तक भी अगर जिंदा है तब भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो अधिकतम उम्र सीमा तय नहीं है, मिनिमम क्राइटेरिया बताया गया है, ठीक है। तीसरा है योग्यता में लोकसभा में सदस्य बनने योग्य हो। क्या? लोकसभा में सदस्य बनने योग्य हो, ठीक है। तीसरे में इनकी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति में यह क्वालिटी होनी चाहिए कि वह कम से कम लोकसभा का चुनाव लड़ने योग्य हो, ठीक है। अब जीतने योग्य हो लेकिन कम से कम चुनाव लड़ने योग्य हो। चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे ही, ठीक है। और 4 नंबर होता है किसी लाभ के पद पर न हो। मतलब इसका क्या है? किसी लाभ के पद पर न हो। तो राष्ट्रपति का जो पद होता है वो लाभ का पद नहीं माना जाता है, उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है, किसी मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता, राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं माना जाता। अर्थात अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वो लाभ का पद है। उस पद में रहते हुए आप किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी आपकी योग्यता कम होगी। और इतनी योग्यता आपके अंदर आ जाती है तो आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने योग्य हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इतनी योग्यता तो हमारे इंडिया के 50% से ज़्यादा लोगों के पास है। वो पहले तो नागरिक हो, 35 साल आयु पूरा कर चुके हैं, लोकसभा में सदस्य बनने के लिए चुनाव भी लड़ सकते हैं और सरकारी नौकरी पाने के लिए गिने चुने लोगों के ही पास है, ठीक है। इतना हो जाने से हम राष्ट्रपति के नॉमिनेशन में भाग ले सकते हैं। बड़ी संख्या हो जाएगी भाग लेने की, तो पता चलेगा कि एक राष्ट्रपति पद के लिए 50,000 लोग खड़े हो गए, ठीक है। तो सोचिए क्या हाल होगा। तो इसके लिए एक क्राइटेरिया और बनाया गया है, उसको कहते हैं चुनाव के नॉमिनेशन के समय प्रस्तावक और अनुमोदक। जब चुनाव आयोग के पास हम जाते हैं नॉमिनेशन के लिए तो वहाँ क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है कि कम से कम निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य आपके प्रस्तावक होने चाहिए। क्या? अब निर्वाचक मंडल में अभी हम लोग जस्ट पढ़ा था कि सांसद और विधायक होते हैं, तो यानी आपको कम से कम 50 सांसद या विधायक प्रस्तावक के रूप में चाहिए और दूसरा 50 अनुमोदक के रूप में चाहिए। अर्थात आपके पास जब तक 50 और 50-100 विधायक या सांसद सपोर्ट में नहीं है तो तब तक आप नॉमिनेशन में खड़े नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ कितना टफ हो गया। तो यहीं से सारे जो नॉर्मल इंसान है उनका राष्ट्रपति बनने का सपना टूट जाता है और केवल राजनीतिक ही यहाँ तक पहुँच सकते हैं जो किसी दल विशेष से जुड़े होंगे। तभी तो उन्हें ये 100 लोग उन्हें निर्वाचक मंडल के सपोर्टिंग मेंबर के रूप में मिलेंगे, तब तो वो जा करके चुनाव आयोग के पास निर्वाचन भर सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और भी याद रखने जरूरी है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। राष्ट्रपति के चुनाव में 15,000 रुपए जमानत राशि होती है। क्या होती है? आप कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो पंचायत स्तर से लेकर के राष्ट्रपति स्तर तक तो एक जमानत राशि जमा करनी होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में भी विशेषता यह है कि 15,000 रुपए जो जमानत राशि होती है ये आरबीआई के पास या सरकारी खजाने में जमा करानी होती है, ठीक है। क्या होती है? आरबीआई के पास या सरकारी खजाने में जमा करानी होती है। यदि आप जीत जाते हैं या अच्छा खासा बहुमत मिल जाता है तो फिर ये जमानत राशि आपको वापस की जाती है। लेकिन ये चुनाव में
आप कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, यानी 1/6 मत ही आपको नहीं मिलता है, तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। और 1/6 सभी चुनाव में लागू होता है। यदि आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं तभी 1/6 जमानत, विधायक तब भी, पंचायत तब भी, सभी चुनाव में 1/6 की आधार पे ही जमानत राशि जब्त होती है। तो इतना अगर आप गेन नहीं कर पाते तो आपकी जमानत राशि जब्त की जाती है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स आप देखें योग्यता से जुड़े हुए। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं 60 पे, अनुच्छेद 60 पे। 60 क्या है? शपथ। 60 शपथ। 60 अनुच्छेद में शपथ का वर्णन किया गया। किसके शपथ का? अब राष्ट्रपति जी का योग्यता देखिए, निर्वाचन देख लिए, सब कुछ देख लिए, वो जीत गए, आ गए बन करके हमारे राष्ट्रपति, तो क्या करेंगे? वो शपथ लेंगे। ठीक है, किसके समक्ष? तो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, वही राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल नहीं है तो उनके बदले वरिष्ठ न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, उन्हें भी मौका दिया जाएगा राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव आसानी से याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 60 में शपथ का वर्णन है और मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिया जाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वही राष्ट्रपति महोदय का शपथ दिलाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, अनुच्छेद 61 पे। ठीक है, 61 है महाभियोग। अब क्या है, हमने सारी चीजें पढ़ ली है। एक राष्ट्रपति बनाना है, राष्ट्रपति बनना है, निर्वाचन होगा, सब कुछ हो गया, राष्ट्रपति महोदय भी चुन लिए गए। अब राष्ट्रपति महोदय संविधान का उल्लंघन करते हैं। क्या करते हैं? संविधान का उल्लंघन करते हैं, अर्थात संविधान के नियमों का पालन नहीं करते, इसके विपरीत काम करते हैं। तो एकमात्र कंडीशन है राष्ट्रपति जी को हटाने का, यदि वो संविधान के अनुरूप ना काम करके उसके विपरीत काम करते हैं तो उनके खिलाफ संसद में महाभियोग लगाया जाता है। क्या होता है? संसद में महाभियोग लाया जाता है। और ये कितने अनुच्छेद के तहत? ये 61 और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। अब ये संसद के किस सदन में लाया जाएगा? तो दोनों सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा में लाया जा सकता है और लोकसभा में भी लाया जा सकता है, किसी में भी पहले लाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि महाभियोग लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति महोदय को एक लिखित सूचना भेज दी जाती है कि आपके विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है, और यदि उस बीच में राष्ट्रपति महोदय त्याग पत्र दे देते हैं तो फिर ये लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर नहीं देते हैं तो फिर यदि मान लीजिए राज्यसभा में लाया गया है तो राज्यसभा इस बिल को पास करके लोकसभा के पास देती है और फिर लोकसभा इस बिल को पास कर देते हैं और फाइनली राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग लग जाता है और उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है। तो ये एक क्राइटेरिया है जिसके द्वारा किसी राष्ट्रपति को उनके पद से मुक्त किया जा सकता है। लेकिन इसमें अभी तक अच्छी बात यह रही है भारतीय लोकतंत्र में कि किसी भी राष्ट्रपति को इस प्रोसेस द्वारा हटाया नहीं गया है अभी तक, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय मोस्टली वो संविधान के अनुरूप ही काम करते हैं, क्योंकि पद की अपनी गरिमा होती है और उसको वो फॉलो करते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा, राष्ट्रपति का पद कैसे बना, कैसे कैसे उनके निर्वाचन विधि है, कैसे उनके निर्वाचन योग्यता और उनके मेन इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, उनको हमने देखा। और यहाँ एक पॉइंट और हम याद कर सकते हैं कि यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में ही सुलझाया जाए। कभी भी इसका मुकदमा हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं चलाया जाएगा। कहाँ चलाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते हैं। ठीक है, और फाइनली एक क्वेश्चन और कि यदि राष्ट्रपति महोदय अचानक हट जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है या त्याग पत्र दे देते हैं
तो उनके बदले में उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू करते हैं। यदि उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो अधिकतम 6 माह तक ही काम कर सकते हैं, क्योंकि 6 माह के अंदर ही राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन करना अनिवार्य होता है। जिस प्रकार से सांसद विधायक का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, उसी तरह राष्ट्रपति का चुनाव प्रोसेस पूरे के पूरी तरह से निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, और 6 माह के अंदर निर्वाचन आयोग द्वारा पुनः चुनाव करा करके राष्ट्रपति का चुनाव चयन कर लिया जाता है नए राष्ट्रपति की। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को जितना हमने देखा और जितना पॉइंट डील किया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति लेके आए, फिर कार्यपालिका, सैन्य शक्ति, न्यायिक शक्ति, इन सभी को पढ़ेंगे। और इस तरह से पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे जो हमारी नज़रों से बच जाए, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, फिर आगे आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सीरीज पसंद आ रहा होगा। केजीएन टाइम्स कोचिंग पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ओके, धन्यवाद, लव यू ऑल।